नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2021 का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 9 की, जिसमें डिस्कस किया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर हाय या हेलो लिख करके भेज देंगे, उनको पीडीएफ के बारे में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। और जिनके पास भी पीडीएफ है उनसे उम्मीद की जाती है कि वह इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि उनको काफ़ी पहले ही यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दी गई थी। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की। और पहले प्रश्न पर बढ़ें इसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहना और बताना मैं बीच में भूल जाता हूँ। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए कालक्रम में सजाइए। सबसे पहले तो आपके सामने यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब से कब तक था। तो जान लीजिए, इसको अभी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 1775 से 1782 के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध विभिन्न चरणों के माध्यम से संपन्न हुआ था, जिसमें यह चारों संधियां भी आगे पीछे करके हुई थी। इनको आपको क्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सालबाई की संधि, दूसरा सूरत की संधि, तीसरा पुरंदर की संधि, और चौथा तेलगांव या बडगांव का युद्ध भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो तेलगांव या बडगांव का युद्ध। कूट है आपके सामने ए 3-2-4-1, बी 2-3-4-1, सी 2-4-3-1 या डी 2-1-3-4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 2-3-4-1। सबसे पहले हुई थी सूरत की संधि, यह संपन्न हुई थी 1775 में ही। इसमें हुआ क्या था कि इसमें जो बॉम्बे की अंग्रेजी सरकार थी ना, मुंबई की, बम्बई उस समय बोला जाता था। ठीक है, तो बम्बई की जो अंग्रेजी सरकार थी उसने बिना गवर्नर जनरल या उसकी काउंसिल के सलाह के ही रघुनाथ राव को पेशवा के रूप में स्वीकार करते हुए सूरत की संधि कर ली थी, जिसके बाद आगे चल करके ठीक इसके बाद पुरंदर की संधि हुई। और पुरंदर की संधि जो है वह कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार की ओर से की गई। ठीक है, इसमें वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता से कर्नल अपटन को भेजा या आपटन को भेजा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता से कर्नल अपटन को भेजा पूना पुरंदर की संधि करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कलकत्ता काउंसिल ने बम्बई सरकार की सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया था। तो सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में संपन्न हुई। उसके बाद आगे चल करके 1779 यानी कि 79 में होता है बड़गांव या फिर तेलगांव का युद्ध, जिसमें अंग्रेजी सरकार की हार होती है और उनको बड़गांव, या फिर लिख देता हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ, बड़गांव भी यह आता है कहीं कहीं। ठीक है, बड़गांव या बड़गांव की संधि होती है। ठीक है, आगे चल करके सबसे अंत में इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत होता है सालबाई संधि के परिणाम स्वरूप 1782 में। एग्जैक्ट डेट मैं इसकी आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, 17 मई 1782 में सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप आने वाले 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति समझौते की बात कही गई। ठीक है, और इस संधि को करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही महादजी सिंधिया की। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं अथवा आयोग शिक्षा से संबंधित हैं। पहला रैले कमीशन, दूसरा सैडलर कमीशन, तीसरा हार्टोग कमेटी, चौथा वर्धा योजना और पांचवा सार्जेंट योजना। कूट है ए 1-2-3, बी 2-4-5, सी 1-4-5 या डी 1-2-3-4-5। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। सभी के सभी कमीशन या कमेटी या योजनाएं जो हैं यह शिक्षा से संबंधित हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैले कमीशन की। तो रैले कमीशन जो है यह 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में आया, और इसी रैले कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आगे चल करके 1904 में प्रथम यूजीसी एक्ट, या यूँ कह लीजिए प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम
बना था। आगे बात करते हैं हम लोग सैडलर कमीशन की। सैडलर कमीशन को 1917 में गठित किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1919 में प्रकाशित की थी या अपनी सिफारिशें सौंपी थी। इसके अनुसार स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष तक का कर दिया जाना चाहिए था और विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश हाई स्कूल के बाद हो रहा था वह हाई स्कूल के बाद नहीं बल्कि इंटर यानी कि 12वीं के बाद दिए जाने की बात कही गई और स्नातक के पाठ्यक्रम के वर्ष को घटा करके 3 वर्ष करने की बात कही गई थी। यह कुछ प्रमुख सिफारिशें थी सैडलर कमीशन की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्टोग कमेटी की। तो हार्टोग कमेटी का गठन किया गया था 1929 में और इसने शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर देने की बात कही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का विकास होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं अगले कमीशन या योजना की जिसका नाम है वर्धा योजना। इसका समय है वर्ष 1937 का। यह जो है जाकिर हुसैन की सिफारिशों के आधार पर चर्चा में आई थी। ठीक है, जाकिर हुसैन की सिफारिशों के आधार पर इसकी चर्चा काफ़ी हुई थी और इसके बारे में हरिजन में भी लेख लिख करके गांधी जी ने अपना समर्थन प्रदान किया था। हरिजन जो पत्रिका थी उसमें गांधी जी ने वर्धा योजना को समर्थन देते हुए विभिन्न लेख लिखे थे। ठीक है, तो वर्धा योजना के अंतर्गत क्या था, इसमें कहा गया था कि जो स्कूली शिक्षा है उसमें कौशल विकास को भी बढ़ावा देना चाहिए। किस प्रकार से, तो जो हस्तशिल्प या हस्त उत्पादक जो रोजगार हैं वैसे उत्पादक रोजगारों को भी स्कूली शिक्षा में दिया जाना चाहिए। ठीक है, और सबसे अंत में हम बात करते हैं सार्जेंट योजना की। इसका गठन 1944 में हुआ था और इसमें या फिर इसका गठन, इसको सार्जेंट शिक्षा योजना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका गठन जो है इसने क्या कहा था, इसने प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्थापना की बात कही थी, यानी बेसिक शिक्षा में सुधार की बात कही गई थी सार्जेंट योजना के माध्यम से, जिसका गठन वर्ष 1944 में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वहाबी आंदोलन के विपरीत अहमदिया आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। दूसरा, देवबंद आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य संस्कृति का समर्थक था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और सी दोनों, डी न तो एक और न ही दो। वैसे घटना चक्र की जो मॉडर्न इंडिया की सीरीज चल रही है वो बहुत अच्छी है, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कभी भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अगर ईमानदारी से आप लोग कंप्लीट कर लें। फिलहाल हमने जो एनसीईआरटी कवर किया उसको कंप्लीट कर लें या जो मिडाइवल कंप्लीट किया उसको कवर कर लें, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन समस्या यह है कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो वह तो आपकी समस्या है ना, उसको आपको टैकल करना होगा, कैसे आप उसको सुलझा पा रहे हैं, किस प्रकार से आप उसको हैंडल करते हैं। मेरे द्वारा सिर्फ सलाह दी जा सकती है या फिर आपको पढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आपको अपने आप से अपने को मोटिवेट करते रहना है। बाकी देख लीजिए, सपने आपके हैं, पूरे भी आपको ही करने हैं। हम सब सिर्फ एक माध्यम है, चाहे मुझे ले लीजिए या किसी अन्य एजुकेटर को ले लीजिए। फिलहाल आइए यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है, बाकी दूसरा कथन गलत है। देवबंद आंदोलन जो है वह अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति का समर्थक नहीं अपितु विरोधी था। इनके द्वारा जो है पारंपरिक शिक्षाओं की बात की गई थी, जैसे कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना और साथ ही साथ विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना का समर्थन भी, या जिहाद की भावना को जीवित रखने की बात करता है यह देवबंद आंदोलन। ठीक है, और इसकी स्थापना वर्ष 1886 में की गई थी या शुरुआत की गई थी। ठीक है, यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था मुस्लिम धर्म के अंतर्गत ही। ठीक है, फिलहाल अभी एक प्रश्न आएगा इसके बारे में। बात करते हैं कथन एक की, जो कि सत्य है। देखिए, वहाबी आंदोलन के विपरीत अहमदिया आंदोलन, जिसको एक अन्य नाम कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कादियानी आंदोलन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अहमदिया आंदोलन या कादियानी आंदोलन जो है वह सिद्धांतों, उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत जो है पंजाब के गुरदासपुर
जिले के निवासी, ठीक है, पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में की थी। ठीक है, फिर सारा चीज़ समराइज करके फिर से बोल रहा हूँ। देखिए, वहाबी आंदोलन के विपरीत जो है अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन जो है वह एक उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन था और इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में की थी। यह आंदोलन का जो उद्देश्य था वह था इस्लाम के सच्चे स्वरूप के पालन की पुनः स्थापना करना। ठीक है, यानी और एक महत्वपूर्ण चीज़ जान लीजिए कि अहमदिया आंदोलन जो है वह जिहाद का विरोधी भी था। ठीक, जिहाद का विरोधी भी था अहमदिया आंदोलन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक तरफ विभिन्न नेता दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य स्थलों को या फिर उनके क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है। यह विभिन्न नेता या फिर स्थल जो है वह 1857 की क्रांति के संदर्भ में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वह नेता अपने स्थान से सही प्रकार से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, पहला है बेगम हजरत महल इलाहाबाद, दूसरा कुंवर सिंह जगदीशपुर, तीसरा मौलवी अहमदुल्ला बरेली, चौथा बहादुर शाह जफर दिल्ली। कूट है ए केवल एक, बी 1 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 3 और 4। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल जो है वह 1857 की क्रांति में लखनऊ की नेता या फिर लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। वहीं मौलवी अहमदुल्ला जो है यह फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं बहादुर शाह जफर दिल्ली ने 1857 की क्रांति को दिल्ली में अपना नेतृत्व प्रदान किया, तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में इस क्रांति को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ विभिन्न प्रकार के विद्रोह दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है मुंडा विद्रोह, चौथा ऑप्शन सन्यासी विद्रोह और पांचवा रामोसी विद्रोह। कूट है ए 1, 2, 3, 4, 5, बी 5, 4, 1, 2, 3, सी 4, 5, 1, 2, 3, डी 4, 2, 1, 3, 5। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 4, 5, 1, 2, 3। सबसे पहले इसमें से हुआ था सन्यासी विद्रोह जिसका समय है 1763 से 1800 के मध्य। उसके बाद हुआ था रामोसी विद्रोह जिसका समय है 1822। उसके बाद अगली पेन ले लेते हैं। उसके बाद हुआ था कोल विद्रोह जिसका समय है 1832 से 1837 तक का। उसके बाद अगली पेन हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद स्थान आता है संथाल विद्रोह का जिसका समय है 1855 से 56 तक का, यानी कि 1857 की क्रांति के ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ था। फिर ले लेते हैं हम लोग अगली और अपनी फेवरेट ब्लू पेन जिसमें बात करेंगे मुंडा विद्रोह के बारे में जिसका समय काल था 1893 से लेकर के 1900 तक का। तो अभी सभी के बारे में फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि हमको याद हो जाए। देखिए, सबसे पहले हुआ था सन्यासी विद्रोह जिसका समय था 1763 से 1800 तक का। उसके बाद हुआ रामोसी विद्रोह 1822 में। रामोसी विद्रोह के बाद यहाँ पर दिए गए विकल्पों में विद्रोह होता है कोल विद्रोह जिसका समय है 1832 से 37 के बीच। फिर संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति के ठीक एक वर्ष पहले 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था। और सबसे अंत में आया 1893 से 1900 तक चलने वाला मुंडा विद्रोह। ठीक, तो आइए चलते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना को उनके बढ़ते हुए कालक्रम में सजाइए। पहला बनारस संस्कृत कॉलेज, दूसरा फोर्ट विलियम कॉलेज, तीसरा कलकत्ता मदरसा और चौथा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
कूट है ए 2-1-4-3, बी 3-2-1-4, सी 3-4-1-2, डी 3-4-2-1। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 3-4-1-2। सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी वर्ष 1970 में। उसके बाद स्थापना की गई थी, बताइए किसकी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, और इसकी स्थापना की गई थी 1784 में। किसने किया था, कमेंट करके बताइए ज़रा, काफ़ी चर्चा में रहता है यह, ठीक है। और इसके बाद स्थापना की गई थी बनारस संस्कृत कॉलेज की 1791 में, और फिर स्थापना की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की वर्ष 1800 में, ठीक है। मैं सभी को फिर से एक बार आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले स्थापना की गई थी दिए गए विकल्पों में 1790 में कलकत्ता मदरसा की, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की, और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जुड़ाव रहा था। ए देवबंद आंदोलन, बी अहमदिया आंदोलन, सी वहाबी आंदोलन, या डी अलीगढ़ आंदोलन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जुड़ाव जो है वह देवबंद आंदोलन से था। देखिए 1886, मैंने आपको बताया था ना अभी पिछले प्रश्न में, कौन सा प्रश्न था ध्यान नहीं, 1886 में इस देवबंद आंदोलन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी के द्वारा की गई थी, ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी के द्वारा, और अब्दुल, दो लोग थे, ठीक है, अब्दुल रशीद गंगोही, ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और अब्दुल रशीद गंगोही के द्वारा वर्ष 1886 में देवबंद आंदोलन की स्थापना की गई थी। यह जो है, यह स्कूल जो है वह परंपरागत इस्लाम में विश्वास रखता था, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पिछले प्रश्न में ही बता दी गई, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए कि यह जो देवबंद आंदोलन था वह अलीगढ़ आंदोलन का विद्रोही था, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन का यह देवबंद आंदोलन जो है वह विद्रोही था, ठीक है। हालांकि देवबंद शाखा ने या फिर देवबंद आंदोलन ने जो है वह कांग्रेस की स्थापना का समर्थन, या फिर यूँ कह लीजिए तो कांग्रेस की स्थापना का स्वागत भी किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था। ए अरविंदो घोष, बी बिपिन चंद्र पाल, सी रास बिहारी बोस, या डी वी.डी. सावरकर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अभिनव भारत की स्थापना वर्ष 1904 में वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। यह एक क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1916 के लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया। दूसरा, विभिन्न प्रांतों के विधानमंडल में मुस्लिम आरक्षित सीटों पर सहमति हुई। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। 1909 के पृथक निर्वाचन सिद्धांत को कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ पैक्ट में अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। हालांकि अब तक यह लागू तो था पृथक निर्वाचन का व्यवस्था, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, ठीक है। इसको मान लेने के बाद कांग्रेस के द्वारा किया गया कि पंजाब और बंगाल को छोड़ करके जहाँ पर सिखों और हिंदुओं के लिए भी कुछ प्रकार के आरक्षण या कुछ सिखों और हिंदू जो है वह अल्पसंख्यक थे, उनको कुछ रियायतें दी गई थी। तो इनको छोड़ करके सभी प्रांतों में पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया था, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बटलर समिति की स्थापना क्यों की गई थी।
ए, भारत तथा ब्रिटेन के मध्य संबंधों के निर्धारण हेतु, बी, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी की सरल व्याख्या हेतु, सी, देसी रियासतों के साथ ब्रिटिश संप्रभुता की वास्तविक व्याख्या हेतु, या डी, भारत की सेना के आधुनिकीकरण हेतु। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, देसी रियासतों के साथ ब्रिटिश संप्रभुता या ब्रिटिश रियासत की वास्तविक व्याख्या हेतु बटलर समिति की स्थापना की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्ष 1929 में। इसके अध्यक्ष थे सर हरकोर्ट बटलर और इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम बन गया बटलर समिति या बटलर आयोग। ठीक है, इसकी प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो इन्होंने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया था कि जो भी देसी राज्य हैं उनको बिना उनकी सहमति के भारतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी ना बनाया जाए। यह प्रमुख सिफारिश थी हरकोर्ट बटलर की। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वारेन हेस्टिंग के काल में घटित हुआ। पहला, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कूट है ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, बी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल 2। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय। तो ठीक है, सबसे पहले जानिए वारेन हेस्टिंग का समयकाल क्या था। 1772 से लेकर के 1785 तक का। ठीक है, जिसमें से यह भी जान लीजिए कि वारेन हेस्टिंग जो है वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने से पहले या इसके पारित होने के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। गवर्नर, ध्यान रखिएगा बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था कौन? वारेन हेस्टिंग। और जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो उसके बाद यह बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था, क्योंकि अब इसकी पोस्ट बदल करके हो गई थी गवर्नर जनरल की। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह क्या था? कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, 1773 के बीच की कड़ी थी ये। और इसका समय काल था 1772 से 1785 के मध्य। इसी के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य चला था, जिसका अंत साल बाई की संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था, जिसको हमने पहले ही प्रश्न में देख लिया था। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो यह हुआ था 1790 से 92 के मध्य। इसका अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से हुआ था और इस युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वह गवर्नर जनरल था। ठीक है, वालिस है। नेक्स्ट और बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वर्ष 1803 से 1805 के मध्य और इस समय जो है वह लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल चल रहा था। वह इस समय गवर्नर जनरल था। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के संबंध में सही है। पहला, भू राजस्व नीति ने भूमि को विक्रय योग्य एवं स्थानांतरणीय बना दिया। दूसरा, रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भू राजस्व निश्चित था, जबकि महालवाड़ी क्षेत्रों में इसे परिवर्तित किया जा सकता था। आपको बताना है नीचे कूट का प्रयोग करते हुए कि कौन सा जो है कथन वह सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है। दूसरा कथन इस संदर्भ में गलत है कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भू राजस्व को लिए यह व्यवस्था की गई थी कि यह राजस्व जो है वह 50% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दरों में जो संशोधन था वह समय समय पर संभव था। दूसरी चीज़, महालवाड़ी क्षेत्रों के संदर्भ में भी यही व्यवस्था थी कि महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व जो है वह अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया था कि कुछ समय के लिए आप इतना लगान देंगे। ठीक है, लेकिन
इसमें भी समय समय पर वृद्धि या परिवर्तन किया जा सकता था। वैसे उन्होंने कभी भी निगेटिव वृद्धि नहीं, निगेटिव ग्रोथ नहीं दर्ज की थी हमेशा अपने भू राजस्व की नीतियों में। ठीक है, कहीं पर दर्ज की हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल पहला प्रश्न जो है वह सही है। भू राजस्व नीति ने किया क्या कि भूमि को विक्रयशील बना दिया या फिर विक्रय योग्य बना दिया, और भूमि जो है वह अब निजी संपत्ति न होकर के, किसी की वंशानुगत संपत्ति न होकर के अब वह स्थानांतरणीय भी हो गई थी। लोग भूमि को बेचने लगे थे, जमींदारियां जो है वह बिकने लगी थी राजस्व न चुकाने के कारण। फिलहाल उतना डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे तो फिर वहीं पर रह जाएंगे। आज बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए, जब इस प्रकार ऑब्लिक 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 करके है ना, एक पढ़िए, अपना काम निकालिए। ठीक है, प्रारंभ किया गया था या प्रारंभ किया था। ठीक, पहला न्यू इंडिया, दूसरा यंग इंडिया, तीसरा कॉमनवेल्थ। ये सब आपको कंफ्यूज करेंगे। प्रारंभ किया, किए गए, की गए, था, गए थे, क्या करना है इसका। ठीक, तो कूट है आपके सामने। सही उत्तर आपको बताना है। ए केवल 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3, सी 1 2 और 3। शब्दों के जाल में मत फंसिए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन किया गया था, जबकि यंग इंडिया जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता था। महात्मा गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया का संपादन किया जाता था। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ का संपादन जो है वह एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान सत्ता हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। पहला माउंटबेटन योजना, दूसरा वेवेल योजना, तीसरा कैबिनेट मिशन योजना। इनको सही कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कूट है ए 2 3 1, बी 2 1 और 3, सी 3 1 और 2, डी 1 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 3 और 1। सबसे पहले वेवेल योजना आई थी, कब आई थी? 1945 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था, कब आया था? 1946 में। फिर आया था माउंटबेटन योजना, कब आया था? 1947। डेट बताया ये सबकी, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में निम्नलिखित घटनाओं के सही अनुक्रम को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से चयनित कीजिए। पहला बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, दूसरा इलाहाबाद की संधि, तीसरा प्लासी की लड़ाई और चौथा वांडीवास का युद्ध। कूट है ए 1 2 3 4, बी 3 4 2 1, सी 2 3 4 1, डी 4 1 2 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 3 4 2 1। 1757 में प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और उन्हें पांडिचेरी सौंपना पड़ा। लिख दूँ क्या? 1757 में प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। ठीक है, चलिए डेट याद रखेगा, प्लासी का महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य। उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद हुआ 1765 में इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध के बाद। फिर हुआ बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, कब? 1772 में। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन जो है किसने समाप्त किया था, ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित, देखिए ज़्यादा डिटेल से जो घटना चक्र वाली सीरीज चल रही है ना, उसको देखिए, वहाँ पर और डिटेल से सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। ठीक, और फिलहाल जो एंशियंट वाला कंप्लीट हुआ है उसको कंप्लीट करिए आप भी हर हाल में। जो मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हुई है उसको भी हर हाल में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आलस छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, फिर आराम से आलस करते रहिएगा। पहला, निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय व्यपगत सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया था? पहला जैतपुर, दूसरा बरार, तीसरा संभलपुर और चौथा अवध। कूट है ए केवल 4, बी 1 और 4, सी 2 और 4, डी 3 और 4।
चलिए, व्युत्पत्ति का सिद्धांत लाया किसने था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जिन राजाओं के पुत्र नहीं थे या फिर जिनके व्यक्तिगत पुत्र ऐसे कह लीजिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि जिनके सगे पुत्र नहीं थे, उनको गोद लेने की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। ठीक है, इसमें यह कहा गया था कि पुत्र विहीन कोई भी ब्रिटिश प्रभाव वाला राज्य, ध्यान दीजिएगा शब्द पे, ब्रिटिश प्रभाव वाला राज्य, ये नहीं कि जो देशी या स्वतंत्र राज्य हैं उनसे कोई मतलब नहीं। उनको क्या मतलब है व्यपगत की नीति के सिद्धांत से आपके, वो कुछ भी करें, है कि नहीं। देखिए, व्यपगत के सिद्धांत के अंदर यह कहा गया था कि कोई भी ब्रिटिश प्रभाव वाला राज्य, फिर चाहे वह प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हो। ठीक है, अब यहीं पर खेल कर दिया इन्होंने। अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण भारत के लगभग सभी राज्य जो है वह ब्रिटिशों से प्रभावित थे। ठीक, तो लगभग संपूर्ण भारत प्रभावित हुआ था इस व्यपगत के सिद्धांत से। तो इसमें कहा क्या गया कि पुत्र विहीन कोई भी ब्रिटिश प्रभाव वाला राज्य बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के पुत्र को गोद नहीं ले सकता है। ठीक है, और पहले भी लिया होगा तब भी उसका वह पुत्र उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। ठीक, मतलब बस पहले गोद ले लिया इस बिल के पहले भी, लेकिन अब उसका पुत्र उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा, क्योंकि उसके पिता ने उसको गोद लेने के लिए अनुमति नहीं ली थी। ठीक, तो अब इसी नीति को आधार बना करके इन्होंने क्या किया, इधर उधर से राज्यों को समेटना शुरू कर दिया। सबसे पहले पकड़ा सतारा को, और सतारा को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, फिर जो है झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में अपने अंतर्गत विलय कर लिया। 1854 लिखना था मुझे, ठीक है। नागपुर को 1854 में विलय कर लिया और आदि राज्यों को भी इस व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया, लेकिन अवध को नहीं किया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अवध जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य में व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं हुआ था। अवध को जेम्स आउटरम की रिपोर्ट का आधार बना करके कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध के नवाब पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यह 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कूटों में से कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। ए, डलहौजी ठगी पद्धति का दमन, बी, लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन, सी, विलियम बेंटिक इलाहाबाद में पृथक सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालत की स्थापना, डी, एलन बैरो सिंध विजय। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। डलहौजी जो है उसका संबंध व्यपगत की नीति से था। ठगी पद्धति का दमन जो है वह विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक, और 1833 के चार्टर के लागू होने के बाद, ठीक, इनका समय था 1828 से 29 क्यों लिख रहा हूँ, 1828 से 1835 तक का। और इन्हीं के समय सती प्रथा का अंत हुआ था, ठगों का अंत हुआ था कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में, और साथ ही अन्य प्रकार के कार्य हुए थे, जैसे 1853 का चार्टर एक्ट भी इन्हीं के समय लागू किया गया था। ठीक, चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और बाकी सभी अन्य सही सुमेलित हैं। इनको मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। विलियम बेंटिक के ही समय इलाहाबाद में पृथक सदर एवं सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। तो एलन बैरो के काल में सिंध की विजय प्राप्त की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पश्चिमोत्तर प्रांत में मार्टिन बर्ड की देखरेख में भू राजस्व प्रबंधन किया गया था। ज्ञात हो कि मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था के प्रवर्तक या जनक के रूप में जाना जाता है। कूट है ए, विलियम बेंटिक, बी, लॉर्ड डलहौजी, सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या डी, लॉर्ड वेलेजली। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विलियम बेंटिक के काल में गवर्नर जनरल
या फिर यूँ कह लीजिए कि विलियम बेंटिक के शासनकाल में मार्टिन बर्ड नामक ब्रिटिश अधिकारी ने, कहाँ गए मार्टिन बर्ड, मार्टिन बर्डन नामक ब्रिटिश अधिकारी ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया था पश्चिमोत्तर प्रांतों में। इन्हीं के द्वारा मार्टिमर बर्ड को जो है वह उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो कि व्यवस्था थी महालवाड़ी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्य अथवा स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया? ए. बनारस अधिवेशन 1905, बी. कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी. दिल्ली अधिवेशन 1908, डी. लखनऊ अधिवेशन 1916। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और इसी में कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में स्वशासन या स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित कर दिया था। लेकिन यहीं पर उग्रवादी और नरम दल, और यूं कह लीजिए उग्रवादी नहीं, नरम दल और गरम दल के मतभेद भी वह स्पष्ट रूप से सामने आ गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित है? पहला लाला हरदयाल, दूसरा भाई परमानंद, तीसरा जतिन मुखर्जी, चौथा सोहन सिंह भाकना। कूट है ए 2 और 4, बी 1, 2 और 4, सी 1, 3 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लाला हरदयाल, भाई परमानंद और सोहन सिंह भाकना, इन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इससे जतिन मुखर्जी जो है वह संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचियों वाली प्रश्न है और कूट के माध्यम से इनको सुमेलित करना है। तो देखते हैं। ए. लॉर्ड बेंटिक, बंगाल का विभाजन, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थानीय स्वशासन, सी. लॉर्ड रिपन, सती प्रथा का उन्मूलन, डी. लॉर्ड कर्जन, सिविल सेवा का जनक। कूट है ए 3, 4, 2, 1, बी 3, 2, 4, 1, सी 2, 1, 3, 4, डी 4, 3, 1, 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 2, 1। चलिए कई सारी पेन ले लेते हैं। लॉर्ड बेंटिक के काल में 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और सबसे अंत में लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पत्र एवं उनके प्रकाशक के नाम में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान, बी. रामनाथ पुरी, सर्कुलर ए आज़ादी, सी. लाला हरदयाल, नवजीवन या डी. श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशलिस्ट। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल नहीं, गांधी जी जो है वह नवजीवन पत्रिका के संपादक थे। बाकी अन्य सही सुमेलित हैं। तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक थे। रामनाथ पुरी सर्कुलर ए आज़ादी के संपादक थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वह इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संपादक थे। वहीं नवजीवन पत्रिका के संपादक थे महात्मा गांधी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जिसमें कथन ए है, महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कारण आर बताया जा रहा है कि भारतीय लोगों ने राजनीतिक मामलों में रुचि लेना बंद कर दिया था। कूट है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी. ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी. ए सही किंतु आर गलत है और डी. ए गलत किंतु आर सही है। चलिए सोचते रहिए, मैं आता हूँ।